नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मुग़ल काल के मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि विविध प्रश्न के भाग 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो भाग 1 है वो अपलोड किया जा चुका है, यह इसका भाग 2 होगा। मैंने बताया था इसके कुल 4 भाग आएंगे। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मुग़ल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था। तो मुग़ल काल में जो सेना का प्रधान होते थे वह मीर बख्शी होते थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लीजिए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मुग़ल काल में सैन्य विभाग के प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था, ठीक है। और यह मुग़ल सेना का प्रधान अधिकारी होता था। मुग़ल सेना का प्रधान अधिकारी जो है वह यही होता था, लेकिन वह सेनापति नहीं होता था। मुख्य सेनापति जो है वह मुग़ल बादशाह ही होता था। जो मुख्य सेनापति है वह स्वयं मुग़ल बादशाह होते थे। और मीर बख्शी का मुख्य कार्य जो होता था वह सैनिकों की भर्ती, किसकी? सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया कैसा होगा वो बताना, एवं भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण यानी कि निरीक्षण करना होता था। और मनसबदार जो होते थे, कौन? मनसबदार जो होते थे वो प्रत्यक्ष रूप से मीर बख्शी के नियंत्रण में होते थे। किसके? मीर बख्शी के ये नियंत्रण में हमेशा होते थे। और यद्यपि इनकी नियुक्ति, पदोन्नति और अगर पद से नीचे करना है तो वह बादशाह ही हमेशा करते थे, लेकिन मीर बख्शी सम्राटों से मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश भी करता था और मनसबदारी व्यवस्था का संचालन भी देखता था। और मुग़ल मनसबदारी प्रथा वास्तव में 33 श्रेणियाँ ही थी। और अकबर ने अपने शासनकाल के 40वें वर्ष में जात, कौन सा? जात व सवार नामक द्वैध मतलब 2 मनसब प्रणाली की शुरुआत की थी। और जात पद जो है वह सवार पद से अधिक हो सकता था, लेकिन सवार जो है वह जात के समान हो सकता था, लेकिन अधिक नहीं हो सकता था। और फिर उसके बाद आए औरंगजेब ने सवार पद में मसरूत, कौन सा? मसरूत अथवा सशर्त का एक नया जो है पद जोड़ा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था वह क्या था? वह था ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुग़ल शासन में मीर बख्शी का जो है वह कर्तव्य क्या होता था। तो मुग़ल काल में मीर बख्शी का जो कर्तव्य होता था वह भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना होता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुग़ल मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन जो है वह होते थे। ये जो होते थे वह मीर बख्शी के अधीन होते थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि मुग़ल शासन के तहत सैनिक विभाग के साथ साथ अमीर वर्ग का मुखिया मीर बख्शी का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य जो है वह नहीं होता था। कौन सा एक कार्य? इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला कथन बोल रहा है कि उसने सम्राट के मनसबों की नियुक्ति की सिफारिश की थी। हाँ, बिल्कुल बात सिफारिश कर सकता था। और उसने साम्राज्य के जांच तथा सूचना अभिकरणों की रिपोर्टों को एकत्रित किया तथा उसे दरबार में सम्राट को प्रस्तुत किया था। हाँ, बिल्कुल बात सही है। और चौथा कथन है कि वह साम्राज्य के राजमार्गों पर विदेशी यात्रियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। ये भी बात सही है। तीसरा कथन है वह सभी आय एवं खर्च के लिए जिम्मेदार था तथा खालसा जागीर एवं इनाम भूमि के ऊपर उसका नियंत्रण था। ये बात गलत बोल रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही बात जो है वह सही हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुग़ल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक सत्य नहीं है? पहला है इसमें 33 वर्ग थे, बात बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि उन्हें मसरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा कथन है कि उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, ये बात गलत है। जात पद से अधिक जो है सवार कभी नहीं हो सकता था। और चौथा कथन है कि समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। पहला कथन अभिकथन क्या है कि मुग़ल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, बात बिल्कुल सही है। इसका कारण दे रहा है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर थी, बात ये भी सही है। और इसका ये सही एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो निम्नलिखित कथन दे रखे हैं। कथन है कि अहदी में घुड़सवार सिपाही जो होते थे वह क्या होते थे? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, बिल्कुल बात सही है। दूसरा है जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था, बिल्कुल बात सही है। तीसरा है सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, बिल्कुल बात सही है। चौथा है जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया था, ये बात जो है वह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल काल के अहदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है देखते हैं। पहला कथन है कि वे वैयक्त घुड़सवार सिपाही थे, बिल्कुल बात सही है। दूसरा कथन है कि उन्हें पृथक दीवान एवं बख्शी के अधीन रखा गया था, बिल्कुल बात सही है। तीसरा कथन है कि उन्हें साधारणतः मनसबदारों के अधीन नहीं रखा गया था, बिल्कुल बात सही है। और चौथा कथन है कि उनका वेतन मनसबदारों के समान था, ये बात बिल्कुल गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है यही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि शब्द और अर्थ के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है वह सही सुमेलित नहीं है? इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बाकी के 3 सही सुमेलित होंगे। पहला बोल रहा है कि जो खलीसा होता था, खलीसा वे गांव जहां की आय सीधे राज्य कोष में जाती थी, बात बिल्कुल सही बोल रहा है। दूसरा है मौजा जो होते थे वो विद्रोही राज्य क्षेत्र होते थे, तो ये कथन जो है वो गलत बोल रहा है, ठीक है। तीसरा कथन देख लेते हैं। तो तीसरा कथन बोल रहा है कि इनाम जो होता था वो विद्वान तथा धार्मिक व्यक्ति को आवंटित भूमि होता था, बिल्कुल बात सही है। और जागीर जो होता था वह मनसबदारों को उनके वेतन के एवज में दिया गया राज्य क्षेत्रीय आवंटन होता था, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल बादशाह जब एक व्यक्ति को जागीर देता था तो उसे क्या मिलता था? तो जब एक को जागीर देता था तो उसे क्या मिलता था? उसे जो है वह राजस्व के कार्य मिलते थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? तो उसमें कुछ कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन है कि जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी, बात बिल्कुल सही है। दूसरा कथन ये बात जो है सही नहीं है, ये बात गलत है। दूसरा कथन है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे, तो ये भी बात गलत है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ना एक सही होगा ना 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल जो है वह किसका प्रतिनिधित्व करता था? तो माल जो है वह भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता था। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो है वह क्या था? तो राज्य की आय का जो प्रमुख स्रोत होता था ना वह भू राजस्व होता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जागीर स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी? तो इनमें से कौन सी जागीर स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी? वह जागीर होती थी वतन जागीर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भू राजस्व आवंटन के लिए जो भूमि आरक्षित रखी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो जो आरक्षित रखी जाती थी उसे जो है ना उसे महाले पैबाकी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल काल में नस्क जो है वह क्या होते थे? तो मुगल काल में जो नस्क होते थे ना वह भू लगान निर्धारण की एक विधि होती थी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि भू राजस्व वसूली हेतु ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए शब्दावली जो होती थी वह किसका प्रयोग किया जाता था? वह इजारा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है वह बताना है। तो जरीब जो होता था ना वह एक प्रकार का कर नहीं होता था या एक प्रकार का भूमि मापक इकाई होता था। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो जो अर्घट्टा होता था वह निरूपित करता था भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र यानी कि वाटर व्हील को ये निरूपित करता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ सूची 1 दे रखा है और दूसरी तरफ सूची 2 दे रखा है। जो इक्ता होता था, इक्ता जो होता था वह दिल्ली के सुल्तान के लिए प्रयुक्त किया जाता था, और जागीर जो होता था वह मुग़लों के लिए होता था। किन के लिए? मुग़लों के लिए होता था। तो नीचे चलते हैं, नीचे। हाँ देखिए, इक्ता जो है वह दिल्ली के सुल्तान के लिए होता था, जागीर जो है वह मुग़ल के लिए होता था। तो ए का हो जाएगा 2 और बी का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 3। और अमरम जो है वह विजयनगर के लिए होता था, तो सी का हो जाएगा 4। और मोकासा जो है वह मराठा के लिए होता था, तो डी का हो जाएगा 1। तो 2341 जिसमें है वही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि खिदमती जो है वह क्या होता था? खिदमती जो होता था ना, वह पराजित भारतीय सरदारों द्वारा दिया जाने वाला जो कर होता था उसे खिदमती कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास जो है वह किसे इंगित करता था? तो मदद ए मास जो है वह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, मतलब ध्यान दीजिए मतलब पढ़िए इसको और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कथन वक्तव्य ए बोल रहा है कि मुगलों का सैन्य संगठन प्रारंभिक 18वीं शताब्दी में ध्वस्त हो गया था। बात बिल्कुल सही है। उसके बाद इसका जो तर्क दे रहा है वह तर्क है इसका कि जागीरदारी व्यवस्था में संकट की स्थिति थी। बात ये भी सही है और इसका ये सही एक्सप्लेन भी करता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुग़ल काल में दीवान जो होते थे वह कौन होते थे? तो मुग़ल काल में जो दीवान होते थे ना वह वित्त मंत्री होते थे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक जो है वह क्या कहलाते थे? तो आने वाले जो कृषक होते थे वो पाई या पाही कहलाते थे। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि मुग़ल काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कृषक का अपनी निजी भूमि पर होता था? तो कौन सा अधिकार अपना होता था? केवल भूमि को रेहन करने का ये भी अधिकार होता था, केवल भूमि का विक्रय करने का ये भी अधिकार होता था, केवल भूमि को दान देने का ये भी होता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव 3। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैचिंग वाला है, आपको मैच करके बताना है कौन सा सही होगा कौन सा नहीं सही होगा। परती जो होता था ना वह भूमि होती थी जो 2 से 3 वर्ष तक जोती नहीं जाती थी। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2। ए का क्या हो जाएगा? 2। फिर उसके बाद पोलज जो होता था वह लगभग प्रतिवर्ष कृषि की जाने वाली भूमि होती थी। तो बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा 1। ओके। और बंजर जो होती थी वह बंजर भूमि ऐसी भूमि होती थी जो निकृष्ट कोटि की भूमि होती थी। तो बंजर भूमि सी का 3 हो जाएगा। और फिर चाचर जो होता था वह भूमि जो 3 वर्ष से अधिक के लिए बंजर रहती थी। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 4। तो 21-34 जिसमें है वही सही जवाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुग़ल भारत में फसलों से सरोकार रखने वाले शब्द जिनसे कामिल के सही अर्थ को घोषित करता है? तो या किसे घोषित करता है? वह नगद फसल को घोषित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ये सीरीज चल रही कैसी लग रही है आपको? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर इस वीडियो की PDF जो है आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम के लिंक पर जाकर आप इसकी PDF को डाउनलोड जो है वह कर सकते हैं। और कोई भी सजेशन देना हो तब भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।